साथ मैं हूं पूजा सचदेवा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम विश्लेषण। निकाय चुनाव के नतीजे आरोपों की शक्ल में बयानों का बवंडर लेकर आए हैं। ये आरोप वोटिंग और काउंटिंग प्रक्रिया को लेकर है, अधिकारियों की भूमिका पर है। सबसे बड़ा सवाल अखिलेश यादव ने दागा, जिस पर सियासत में घमासान छिड़ गया। और वहीं दूसरी तरफ निकाय चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करने वाली भाजपा ने 2024 में यूपी की सभी 80 सीटों पर जीत की दावेदारी करके सियासत में हलचल को बढ़ा दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पश्चिमी यूपी में भी सियासत का पहिया तेजी के साथ, रफ्तार के साथ घूम रहा है। तो रहिए हमारे साथ, कहीं मत जाइए, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। तो देखिए, निकाय चुनाव के नतीजों से यूपी की सियासत 360 डिग्री पर घूम गई है। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद हुए उपचुनाव, फिर ब्लॉक प्रमुख और एमएलसी के चुनावों के बाद सवालों की शक्ल में बयानों का जो अंधड़ उठा था, निकाय चुनाव के नतीजों के बाद भी तस्वीर वही है। मतगणना से पहले ही वोटिंग की प्रक्रिया पर सवाल उठा रही समाजवादी पार्टी ने अब मतगणना को लेकर मोर्चा खोल दिया। अखिलेश यादव ने साफ लफ्जों में बेईमानी की बात कही और मतगणना में अधिकारियों की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए। अखिलेश यादव के बेईमानी वाले इस बयान पर सियासत में वार पलटवार का संग्राम छिड़ गया। अखिलेश यादव की बेईमान सियासत। अधिकारियों ने अगर बेईमानी न की होती और जिस तरीके से जगह जगह से सूचनाएं मिल रही हैं, अधिकारी खुलेआम हस्तक्षेप कर रहे थे। लोकतंत्र की दुहाई, योगी सरकार पर चढ़ाई। और जो दल हैं पॉलिटिकल, वो जानते हैं कि आने वाले समय में किसके साथ रहने से और किसको हराने से देश का लोकतंत्र बचेगा। 2024 में सपा का पर्दे वाला प्लान। सपा के लिए चुनाव बदला है, लेकिन तस्वीर वही है। नतीजा, चुनाव से पहले तक जीत का दावा करने वाले अखिलेश यादव की जुबान मतगणना प्रक्रिया में गड़बड़ी का पन्ना पलट रही है। अधिकारियों का कितना पॉलिटिसाइज करोगे आप? जो पार्टी अपने आप को ये कहती थी कि हम अधिकारियों को पॉलिटिसाइज नहीं करते, अधिकारी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर के काम कर रहे हैं। दरअसल 2017 विधानसभा चुनाव से होते हुए सपा की हार का सिलसिला निकाय चुनाव तक आ पहुंचा है। सपा सभी 17 नगर निगमों में चुनाव हार गए। मुरादाबाद, जहां सपा नेता एसटी हसन सांसद हैं, जिले में सपा के 5 विधायक हैं, वहां सपा के लिए नतीजे बेहद निराशाजनक रहे। मुरादाबाद में सपा चौथे नंबर की पार्टी बनी। वहीं वार्ड स्तर पर सिर्फ 3 पार्षद चुने गए। इसके अलावा झांसी, मथुरा, वृंदावन नगर निगम में सपा चौथे नंबर पर फिसल गई। फिरोजाबाद जिले में नगर निगम से लेकर पंचायत तक पर सपा का खाता नहीं खुला। मैनपुरी में सपा नगर पालिका का चुनाव तक हार गई। मैनपुरी की 9 नगर पंचायतों में से सिर्फ 2 पर ही सपा की जीत हुई। ये वो आंकड़े हैं जिन्होंने समाजवादी खेमे में खामोशी बिखेर दी है। तो अखिलेश यादव चुनाव में बेईमान वाला एंगल खोज रहे हैं। उन्हें समीक्षा इस बात की करनी चाहिए थी कि उन्होंने कितने अधिकारियों से बेईमानी कराई। सहारनपुर में एक अधिकारी ने निष्पक्ष होकर के उसका रिजल्ट दे दिया, तो उसे शंटिंग कर दी, उसे छुट्टी भेजने की तैयारी है। और तमाम अधिकारी ऐसे हैं जो बीजेपी के लिए काम करते रहे, काउंटिंग से लेकर के काउंटिंग के बाहर स्थलों पे। और पत्रकार साथियों, आप सब वो बातें जानते हो, क्या छिपाया आपसे। मतदान प्रक्रिया पर अखिलेश यादव के आरोप चुभने वाले हैं। हालांकि 2017 के बाद से अब तक हुए चुनावों का पन्ना पलटे तो बिल्कुल साफ हो जाता है कि अखिलेश यादव के आरोपों में कुछ भी नया नहीं है। हर एक चुनाव में हार के बाद अखिलेश यादव या फिर सपा के नेताओं की भाषा कमोबेश यही होती है, जिसे आधार बनाकर भाजपा ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की जो जनता से अपील की गई, उसके परिणाम स्वरूप आप देखिए नगर निगमों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। सपा बसपा कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया और जनता ने उनको नकार दिया, तो वो आरोप लगा करके अपने हार की खीज को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। साफ है कि निकाय चुनाव के नतीजों को लेकर सपा और भाजपा में वार पलटवार की राजनीति आकार ले रही। हालांकि वार पलटवार की राजनीति से इतर एक तथ्य ये भी है
कि समाजवादी पार्टी भाजपा सरकार के खिलाफ आक्रामक रणनीति नहीं बना पाई। अखिलेश यादव समेत सपा के दूसरे नेता भाजपा के गढ़े गए नारों में उलझे दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश कर्फ्यू नहीं, कांवड़ यात्रा की तैयारी के लिए उत्सव के साथ आगे बढ़ता है। अब उपद्रव नहीं, उत्सव हमारी पहचान है। अब माफिया नहीं, महोत्सव हमारी पहचान है। एक सवाल मत पूछिए बीजेपी का, जब उनसे पूछो कूड़े की बात तो कह रहे तमंचा, उनसे बोलो तुमने नालियां नहीं साफ की तो बोले तमंचा, अगर सुविधाएं नहीं दे पाए तो तमंचा, सुविधाएं नहीं दे पाए, शिक्षा नहीं दे पा रहे तो तमंचा बोल रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं तो तमंचा बोल रहे हैं। आखिरकार क्यों ऐसा बोल रहे हैं? ये इसलिए बोल रहे हैं, अंग्रेजी में जो कहावत है ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, पुरानी आदतें जल्दी जाती नहीं हैं, और उसी का परिणाम ये है कि आपके शहर गंदे के गंदे हैं। निकाय चुनाव में भाजपा ने धुआंधार प्रचार किया। सीएम योगी ने 15 दिन में राज्य का कोना कोना नाप डाला, तो वहीं अखिलेश यादव की प्रचार की रफ्तार बेहद धीमी रही। सीएम योगी ने 24 अप्रैल से प्रचार की शुरुआत की। अखिलेश यादव ने 30 अप्रैल को पहली सभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने सभी 18 में से 17 नगर निगम पहुंचे। अखिलेश यादव की पहुंच बेहद सीमित रही। सीएम योगी ने 50 से ज्यादा सभाओं को संबोधित किया, तो अखिलेश यादव ने 15 चुनावी कार्यक्रम किए। कहा जा रहा है कि निकाय की चुनावी रेस में सपा यहीं से पिछड़ गई। आपने देखा चुनाव प्रचार में कहाँ थी मायावती जी, कहाँ थे अखिलेश यादव जी, कहाँ थे दोनों भाई बहन की जोड़ी? कोई था ही नहीं जी। और उन्होंने पहले से ही एजेंडा सेट कर लिया था कि हमें संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न खड़े करने हैं, पुलिस प्रशासन पर प्रश्न खड़े करने हैं, ईवीएम के बारे में बोलना है। अब ईवीएम में तो नगर निगम, चलो हम कह लें नगर निगम में ईवीएम थी, लेकिन बीजेपी 100 से ज़्यादा नगर पालिका जीती है, 200 से ज़्यादा नगर पंचायत जीती है, तो वो तो बैलेट पेपर से ही चुनाव हुए। साफ है कि अब सपा को आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बेहतर रणनीति तैयार करनी होगी, जिस पर अभी से अखिलेश यादव ने पर्दे वाली पॉलिटिक्स के संकेत दे दिए हैं। तैयारी ये करनी है कि आपके चैनलों से बचा जाए और आपके प्रचार से बचा जाए। माना जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की रणनीति में बड़ा बदलाव दिखाई दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो देखिए, निकाय के नतीजों पर आर पार की सियासत रफ्तार पकड़ रही है। तो निकाय के नतीजों से उत्साहित भारतीय जनता पार्टी ने 2024 में दिल्ली विजय की रणनीति पर कदम आगे बढ़ा दिए। निकाय चुनाव के नतीजों को 2024 से जोड़कर भाजपा ये संदेश देने में जुट गई है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में यूपी की सभी सीटों पर भगवा ब्रिगेड का विजय रथ पूरी रफ्तार से दौड़ेगा। और वहीं विपक्ष का दावा है कि कर्नाटक की तरह लोकसभा चुनाव में भी भाजपा का सफाया होगा। की पिच पर 2024 वाला संदेश, हैट्रिक विजय की भूचाल योजना, भाजपा की क्लीन स्वीप ललकार। भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी ने कहा कि राम काज कीने मेरा मोहि कहाँ विश्राम। तो भारतीय जनता पार्टी के भी एक एक कार्यकर्ता के लिए राष्ट्र काज कीने के बिना, समाज की सेवा कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। यूपी के सभी नगर निगमों में विजय ध्वज फहराने के बाद भाजपा ने लोकसभा चुनाव में यूपी की सभी 80 सीटों पर जीत की दावेदारी तेज कर दी है। पिछले चुनाव में 2019 में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी, जितने भी गठबंधन में पूरा विपक्ष के लोग थे, सारे लोग मिलकर चुनाव लड़े और उत्तर प्रदेश की महान जनता ने 50% से ज़्यादा वोट दिया उत्तर प्रदेश में मोदी जी के नेतृत्व में। और गठबंधन का पुराना आप इतिहास देखो, क्या हश्र हुआ है इनका, सब जनता जानती है और आप जनता को अब गुमराह नहीं कर सकते। मतलब जुलाई 2022 में चित्रकूट में हुई भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में जो लक्ष्य तय हुआ था, निकाय चुनाव में जीत के बाद भाजपा ने उसी ओर कदम तेज कर दिए हैं। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीएसपी ने अपनी जो रणनीति तैयार की थी कि किस तरीके से अल्पसंख्यक समुदाय उनके साथ आए, और इसी रणनीति के तहत 17 में से 11 मेयर की सीटों पर बीएसपी ने मुस्लिम समाज से आए जो उम्मीदवार थे उन्हें टिकट दिया था। वो दाव भी इस निकाय चुनाव में नहीं चला और अब
बहुजन समाज पार्टी 2024 को लेकर अपनी रणनीति में ज़रूर बदलाव करेगी। हार के क्या कारण रहे इस पर भी चर्चा होगी और जाहिर सी बात है कि बीएसपी सुप्रीमो कुछ कड़े फैसले भी इस परिणाम के बाद ले सकती हैं। भाजपा 30 मई से 30 जून तक महासंपर्क अभियान चलाएगी। भाजपा के सांसद मतदाताओं से संपर्क करेंगे, केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताएंगे। सबसे ज्यादा फोकस योजनाओं का लाभ लेने वाले लाभार्थियों पर होगा। प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से संपर्क साधा जाएगा। 26 मई के बाद पीएम मोदी यूपी में 3 रैलियां कर सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह भी मोर्चा संभालते हुए नजर आएंगे। भाजपा की योजना श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित करने की है। इसके अलावा 25 जून को पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को लेकर भी भाजपा सीक्रेट प्लान तैयार कर रही है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो योजना है गरीब कल्याण योजना, उनको जन जन तक पहुंचाने का काम, जिस तरह से योजनाएं पहुंची हैं, जिस तरह से लाभार्थी हैं, उनको सबको सम्मान देना, सबके बीच जाकर बात करना, ये रहेगा। 1 महीने का 30 मई से 30 जून तक का प्रोग्राम है और जनता के बीच रहकर और जनता की समस्या और सुनकर उनका समाधान करना, ये हमारा रहेगा। माना जा रहा है कि भाजपा की प्लानिंग दूसरे राजनीतिक दलों के मैदान में उतरने से पहले ही जमीन पर माहौल अपने पक्ष में कर लेने की है। 30 मई से लेकर के 30 जून तक पूरे देश भर में कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों का जिक्र होगा और इसके अलावा प्रदेश सरकार के जो तमाम सारे काम रहे हैं उसका भी जिक्र रहेगा। अगर बात करें तो इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में 51 रैलियां करेंगे, जिनमें उत्तर प्रदेश में भी 3 से ज्यादा रैलियों की खबर आ रही है। जिस तरीके से निकाय चुनाव में बीजेपी को बड़ी सफलता मिली है, अब इसके बाद भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में जुटने जा रही है, क्योंकि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की तैयारी ने सियासत में हलचल बढ़ा दी है। भाजपा की तैयारी पर अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कर्नाटक वाला संदेश दिया है। अगर हम परिणाम कर्नाटक का देखें और उत्तर प्रदेश का निकाय के चुनाव को देखें, वहाँ जनता ने परिणाम ऐसा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी देश से बाहर जाएगी। 80 तो छोड़ दीजिए, अब की 8 के लाले पड़ जाएंगे। हिमाचल से जो हवा चली थी कर्नाटक पहुंच के तूफान बन गई है। और जो हम चाहते थे, विपक्ष के लिए मैं बार बार कहता था, जिस दिन 1:1 यानी एक भाजपा का और विपक्ष का एक उम्मीदवार हो जाए, उसके आसार नजर आने लगे हैं। जिस दिन ये हो जाएगा, आप देख लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी को 100 की संख्या नहीं पार कर पाएगी। बहरहाल सपा और कांग्रेस का तर्क अपनी जगह है, लेकिन भाजपा ने अभी से लोकसभा चुनाव के लिए जमीन पर उतरने की रणनीति पर काम तेज कर दिया है। लखनऊ से अनुभव शुक्ला और दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। देखिए, भाजपा की तैयारी 2024 में हैट्रिक विजय की है, तो वहीं विपक्षी खेमा हार की निराशा में डूबा हुआ है। और इसी बीच बसपा ने हार की समीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। 18 मई को बसपा अध्यक्ष मायावती ने समीक्षा बैठक बुलाई है। अब मीटिंग में सभी कोऑर्डिनेटर्स और जिला अध्यक्षों को बुलाया गया है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि बैठक में उन सभी कारणों पर मंथन होगा जिसकी वजह से बसपा 2017 के मुकाबले कहीं पीछे रह गई। वोट वाली चोट की बहुजन समीक्षा, हार वाले संदेश पर माया मंथन। जब लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीति में हलचल तेज है, उस वक्त आए निकाय चुनाव के नतीजे बसपा को झटका देने वाले हैं। 2017 नगर निगम की तुलना में इस बार के नतीजे बसपा के लिए बेहद निराशाजनक है, जिसकी समीक्षा के लिए बसपा अध्यक्ष मायावती ने 18 मई को बड़ी बैठक बुलाई। बैठक में सभी कोऑर्डिनेटर और जिला अध्यक्षों को बुलाया गया है। बहुजन समाज पार्टी का न केवल वोट शेयर कम हुआ है, बल्कि उसकी सीटें भी काफ़ी कम हुई हैं। और अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने 18 मई को इसे लेकर एक समीक्षा बैठक भी बुलाई है, जो पार्टी कार्यालय पर होगी। इस बैठक में पार्टी के जो तमाम कोऑर्डिनेटर हैं उन्हें बुलाया गया है, जो जिला अध्यक्ष हैं उन्हें बुलाया गया है, और साथ ही साथ जो सेक्टर प्रभारी हैं उन्हें भी इस बैठक में बुलाया गया है। दरअसल 2017 के मुकाबले 2023 में बसपा की न सिर्फ सीट कम हुई, बल्कि वोट प्रतिशत भी कम हुआ। 2017 में बसपा को महापौर की 2 सीट पर जीत मिली थी। 2023 में बसपा सभी सीटों पर चुनाव हार गई। 2017 में बसपा के 19 नगर पालिका अध्यक्ष चुने गए, तो 2023 में बसपा 17 सीटों पर खिसक गई। 2017 में बसपा ने नगर पंचायत अध्यक्ष के 45 पदों पर कब्जा जमाया था, तो 2023 में यह आंकड़ा 44 पर सिमट गया।
यही वो आंकड़े हैं जो बसपा को परेशान करने लगे हैं। उन्हें निकल करके कुछ काम करना चाहिए था, उनके लोगों को काम करना चाहिए था, लेकिन चलिए अब भी समीक्षा बैठक अगर करती हैं तो वो भी सही है। और हम लोग काम करते हैं, जनता के बीच में जाकर के सरकार की योजनाओं को लेकर के आते हैं और उनके बीच में रखने का काम करते हैं। और सिर्फ चुनाव के समय ही नहीं, वैसे भी सेवा भाव से हम लोग काम करते हैं। हालांकि समीक्षा से पहले ही मायावती ने एक के बाद एक ट्वीट कर वोटिंग प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए। मायावती ने लिखा, यूपी निकाय चुनाव में भाजपा के साम दाम दंड भेद आदि अनेक हथकंडों के इस्तेमाल के साथ ही साथ इनके द्वारा सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से बसपा चुप होकर बैठने वाली नहीं है, बल्कि वक्त आने पर इसका जवाब बीजेपी को जरूर मिलेगा। साथ ही तमाम विपरीत हालात का सामना करते हुए बसपा पर भरोसा करके पार्टी उम्मीदवारों को वोट करने के लिए लोगों का तहे दिल से आभार व शुक्रिया। अगर ये चुनाव भी फ्री एंड फेयर होता तो नतीजों की तस्वीर कुछ और होती। बैलेट पेपर से चुनाव होने पर बसपा मेयर चुनाव भी जरूर जीतती। मतलब एक बार फिर मायावती के निशाने पर ईवीएम है, जिसे लेकर भाजपा चुभने वाला वार कर रही है। बैलेट से भी बहुत जगह चुनाव हुए हैं, वहाँ भी सपा बसपा कांग्रेस तीनों हारे हैं और भारतीय जनता पार्टी बैलेट के भी चुनाव को जीतने में सफलता प्राप्त की। फिलहाल अब सबकी नजर 18 मई को होने वाली बसपा की समीक्षा बैठक पर है। आखिर समीक्षा बैठक के बाद बसपा किस निष्कर्ष पर पहुंचती है? लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। देखिए, पश्चिमी यूपी के सभी नगर निगमों में भाजपा की जीत ने रालोद को बेचैन कर दिया है। नतीजा, रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने जमीनी स्तर पर पार्टी की पैठ को मजबूत करने के लिए नई योजना पर काम करना शुरू कर दिया। जयंत चौधरी 19 मई को बागपत से समरसता अभियान शुरू करने जा रहे हैं। समरसता अभियान के जरिए जयंत चौधरी की कोशिश पश्चिमी यूपी की ज्यादातर विधानसभाओं तक अपनी पहुंच बनाने की है। इसी दौरान जयंत चौधरी गांव-गांव जाएंगे, जिससे पश्चिम यूपी में राजनीतिक हलचल बढ़ चुकी है। दिल्ली के लिए जयंत की आगरा योजना, समरसता पथ पर सत्ता संग्राम। निकाय चुनाव के नतीजों के साथ ही लोकसभा चुनाव का सियासी अलार्म बज गया है। ऐसे में सियासत की बिसात को दोबारा से बिछाने की कवायद तेज हो गई है। भाजपा की भूचाल तैयारी के बीच रालोद की योजना समरसता के संदेश के साथ जातीय समीकरणों को साधने की है। जयंत चौधरी आने वाली 19 मई से बागपत से समरसता अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। अभियान के जरिए जयंत चौधरी की रणनीति पश्चिमी यूपी की हर एक विधानसभा सीट तक पहुंचने की है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी के पक्ष में सियासी हवा को और मजबूत करने के लिए जयंत चौधरी 19 मई से समरसता अभियान शुरू करने जा रहे हैं, जो 3 जून तक चलेगा। इस अभियान के तहत जयंत चौधरी कई विधानसभा क्षेत्रों में न सिर्फ जाएंगे, बल्कि वहां चौपाल लगाकर जनता से सीधे रूबरू भी होंगे। जयंत चौधरी के समरसता अभियान से पहले ही रालोद ने साफ संकेत दिए कि पार्टी की रणनीति पश्चिमी यूपी में जमीनी स्तर तक मजबूत घेराबंदी करने की है। हर विधानसभा के गांवों में जाएंगे और सर्व समाज के बीच बैठ के उनकी तकलीफ और सरकार द्वारा किए वादे, इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसमें सारे समाज के लोगों के साथ बैठेंगे। विधानसभा के गांवों में वो उनका जो प्रोग्राम लगा है, एक जनपद में 2 दिन रात्रि विश्राम उनका वहीं होगा। जयंत चौधरी का समरसता अभियान 3 जून तक चलेगा, जो कि बागपत से होते हुए अमरोहा के रास्ते आगरा के रास्ते पर बढ़ेगा। 26 मई को जयंत चौधरी आगरा में होंगे। यहाँ 26 और 27 मई को जयंत चौधरी समरसता सभा कर भाजपा के खिलाफ मजबूत घेरा बनाने की कोशिश करेंगे। ब्रज क्षेत्र में बड़ी संख्या में जाट आबादी रहती है। आगरा की जो फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र जाट बाहुल्य सीट है, जहां से वर्तमान में राजकुमार चाहर सांसद हैं, जो किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कुल मिला के आगरा हो या मथुरा हो, ये जाट बाहुल्य सीट है जिस पर आरएलडी की नजरें हैं। माना जा रहा है कि बीते विधानसभा चुनाव में भले ही रालोद 8 सीट जीतने में कामयाब रही, लेकिन वोट प्रतिशत के मोर्चे पर उसे बड़ी सफलता नहीं मिली। 2022 में रालोद को 2.85% वोट ही मिले। नतीजा, लगातार जरूरी 6% वोट न मिलने से रालोद ने राज्य स्तर का पार्टी का दर्जा खो दिया। ऐसे में अब जयंत चौधरी ने जमीन पर पार्टी को फिर से खड़ा करने की कवायद तेज कर दी है।
अग्रज से नितिन उपाध्याय के साथ मेरठ से सनुज शर्मा, एबीपी गंगा। विश्लेषण में आगे बढ़ेंगे। रामनगरी अयोध्या से राम मंदिर की नई तस्वीर राम भक्तों के लिए खुशी का संदेश लेकर आई है। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण तेज गति से जारी है। मंदिर की छत का करीब 40% हिस्सा काम पूरा हो चुका है, जबकि गर्भगृह का करीब 85% काम पूरा हो चुका है। राम जन्मभूमि पर रामलला के दरबार की भव्यता आकार ले रही है। साकार हो रहा है दिव्य राम मंदिर का वो सपना, जिसके लिए अयोध्या ने दशकों का संघर्ष देखा। राम मंदिर निर्माण की यह तस्वीर करोड़ों राम भक्तों को खुशी से भर देने वाली है। निर्माणाधीन राम मंदिर परिसर की चोटी पर लहराता ध्वज इस बात का संकेत है कि आने वाले साल की सुबह भव्य और दिव्य मंदिर में राम भक्तों के लिए रामलला के दर्शन का संदेश लेकर आएगी। राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर के निर्माण की तस्वीरें राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने जारी की। उन्होंने वीडियो के साथ ट्विटर पर लिखा, राम राष्ट्र की संस्कृति है, राम राष्ट्र के प्राण है, राम के मंदिर का मतलब भारत का नव निर्माण है। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण तेज गति से जारी है। राम मंदिर की छत का 40% काम पूरा हो चुका है। वहीं राम मंदिर के गर्भगृह का करीब 85% काम पूरा हो चुका है। माना जा रहा है कि अक्टूबर में गर्भगृह का काम पूरा हो जाएगा। मंदिर की दीवारें खड़ी होने के बाद पत्थर बिछाने का काम तेजी से चल रहा है। परिक्रमा पथ पर पत्थर बिछाने का लगभग काम खत्म हो चुका है। अब गुड़ मंडप और कोली मंडप के ऊपर पत्थरों को बिछाने का काम जारी है। जानकारी के मुताबिक रामलला की अचल मूर्ति का निर्माण भी जल्द शुरू हो जाएगा। बताया जा रहा कि 16 मई से मूर्ति कारीगर अयोध्या पहुंचने लगेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।